विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 में और अपना पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने अब तक शीत युद्ध क्या है इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब शीत युद्ध के दायरे या शीत युद्ध का अखाड़ा कह सकते हैं। शीत युद्ध के दायरे यानी कब कब ये शीत युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हुई उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पाठ के जो विषय बिंदु दिया हुआ है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने जरूर यहाँ सामने लिखे हैं, लेकिन फिर भी उसका कुछ थोड़े से और भी कुछ बिंदु बनते हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकटों का सामना करना पड़ा, जैसे क्यूबा का जो मिसाइल संकट था वो हमने इस अध्याय की शुरुआत में ही पढ़ा था। इनमें से कई ऐसे युद्ध थे जो शीत युद्ध तो थे लेकिन कुछ खूनी लड़ाइयाँ भी थी, यानी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि वहां पर एक बार से फिर से खूनी लड़ाइयां हो सकती हैं, ऐसी स्थितियां भी बन गई थी। कई ऐसे संकट उत्पन्न हो गए थे, लेकिन इन संकटों के बीच में भी परिणाम ये रहा था कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर नहीं बढ़े। ये एक सुखद परिणाम की ओर कह सकते हैं। अब इन महाशक्तियों में जैसे प्रमुख रूप से कोरिया के अंदर 1950 में, बर्लिन के अंदर 1958 से लेकर 62 तक, और फिर कांगो के अंदर 1960 के दशक की शुरुआत में ही फिर से इस प्रकार की एक मुठभेड़ इन दोनों विश्व महाशक्तियों के बीच में हुई, और उससे ऐसा लग रहा था कि फिर से एक बार गहरा संकट स्थापित हो सकता है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस कारण से जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो जहां विरोधी खेमों के में बटे हुए जो देश थे उन देशों के बीच जो संकट के अवसर आ गए थे, और उन संकट से उबरने के लिए और कई जगहों पर ऐसे बीच में गठबंधन भी बने। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे ऐसे कुछ ऐसे क्षेत्र थे, वहां पर अधिकतम जनहानि का भी सामना करना पड़ा, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। ये एक सुखद और कह सकते हैं कि विश्वव्यापी जो परिणाम था वो ठीक था। कई बार ऐसे भी अवसर आए तो ये बता रहे कांगो का है, बर्लिन का है, कोरिया का युद्ध है, इसमें दोनों महाशक्तियों को आमना सामना होना पड़ा। ऐसे में कई मौके पर जो शीत युद्ध के कारण से गहरे संकट आ गए थे, वहां पर संकट और युद्ध हुआ, या उनके गठबंधन के बीच युद्ध की धमकियां भी कई बार दी गई थी, लेकिन उन्हीं महाशक्तियों द्वारा इस प्रकार से उनकी सीमाएं जो थी उन सीमाओं को उन्होंने पार नहीं किया, जिसके कारण से ये हम जो बता रहे हैं कि भाई तीसरे विश्व युद्ध की हम नहीं बढ़े। अब वो जो शीत युद्ध चला था उस शीत युद्ध के दौरान ये जो आमने सामने होने के कारण से कई जो संकट उत्पन्न हुए थे, उन संकटों के कारण से और ऐसी भयावह स्थिति पूरे विश्व में छाई हुई थी। इस संदर्भ में जो कूटनिरपेक्ष देश थे, जिसको एनएम के नाम से जाना जाता है, यहाँ आया प्रमुख नाम, आगे हम इसके बारे में अध्ययन भी करेंगे। एनएम कौन है, क्या है? तो एनएम वो राष्ट्र थे जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ऐसे कुछ स्वतंत्र राष्ट्र थे, अल्प विकसित राष्ट्र थे, जिन्होंने इन महाशक्तियों के साथ नहीं जुड़े और अपने आप को एक स्वतंत्र और अलग ही रहे। और वो जो देश तीनों ही जो महाद्वीपों से मिलकर जो ऐसे राष्ट्र बने थे, वो सब एक साथ मिलकर के उन्होंने और एनएम की स्थापना की थी, यानी सबने मिलके और एक संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम था गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था। उन्होंने, उनके जो प्रमुख नेता थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, ठीक है ना, सुकर्णो का नाम आता है, उन सब ने क्या किया, तो उन्होंने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी उत्तरी, ये कोरिया वाला जो युद्ध है, कोरिया वाला जो संकट है, तो दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच में जो मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर प्रमुख रूप से अपनी मध्यस्थता की भूमिका निभाई। कांगो के संकट का जो हुआ, उस कांगो के संकट के दौरान भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता की भूमिका निभाकर और विश्व को एक युद्ध से बचाने का प्रयास किया गया।
इसी तरह अमेरिका और यूएसएसआर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, रूस है, उसमें कुछ प्रकार के ऐसे परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए या समाप्त करने के लिए भी समय समय पर ऐसी सहायक संधियों का या एक दूसरे को सहयोग देने के लिए निर्णय करने पड़े और एक सहमत होना पड़ा। हालांकि शीत युद्ध के दौरान ही गठबंधनों के बीच जो प्रतिद्वंद्विता थी वह समाप्त नहीं हो पा रही थी। इसी कारण से वो एक दूसरे पर हमेशा शंका किए हुए रहते थे। दोनों ही जो गुट थे वह भरपूर हथियार जमा कर रहे थे अपने यहाँ पर हथियारों का और बढ़ावा दे रहे थे। लगातार युद्ध के लिए तैयारी तो कर ही रहे थे वो, लेकिन युद्ध जैसा कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वो संकट से और आगे वाले संकट को पहले जो झेल चुके थे, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, तो उसके परिणाम को जान चुके थे। हथियारों के बड़े बड़े जो जखीरे को युद्ध में से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। यानी वो सोचते थे कि यदि हम अपनी ऐसे परमाणु शक्तियों को बढ़ाएंगे तो फिर दूसरी शक्ति हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगी, वह डरी हुई रहेगी और हम युद्ध से बच सकते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने और अपने यहाँ पर भरपूर हथियारों का जखीरा स्थापित कर दिया। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद भी युद्ध हो सकता है। ये संयम तो रखा जा रहा है, लेकिन ये जो परमाणु हथियारों का जो बढ़ावा मिल रहा है इसके कारण से संयम रखते हुए भी कहीं ऐसा हो सकता है कि युद्ध की संभावना बन सकती है। इसलिए दोनों पक्षों में से कोई भी नहीं चाहता था कि दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता। यानी एक दूसरी महाशक्ति अपने आप में दूसरे के पास में कितनी परमाणु शक्ति है इसका लिए वो गलत अनुमान नहीं लगा रहा था। यानी वह भी ये समझ पा रहे थे कि हमारे पास भी हथियार जैसे बढ़ रहे हैं वैसे उन्हीं के पास भी हथियार जो बढ़ा रहे हैं वो, इसलिए गलत अनुमान कहीं पर भी नहीं लग रहा था। एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल ये भी आता है कि परमाणु जो दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। जब ये दोनों तरफ से परमाणु शक्तियां अपने यहाँ पर परमाणु हथियारों का बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में यदि मान लो परमाणु दुर्घटना हो गई तो फिर उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए अगर गलती से भी परमाणु हथियार चल गए या कोई सैनिक शरारत कर दे या युद्ध शुरू होने के इरादे से कोई हथियार चला भी दे तो फिर इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे और बहुत ही विकट होंगे और भयानक होंगे। ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि शत्रु का षड्यंत्र है या फिर उनका खुद का ही है, ठीक है ना, अन्यथा किसी और ने मिसाइलें दागी है। इसलिए इस दुर्घटना से बचने के लिए उन दोनों महाशक्तियों ने समय समय पर कुछ परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए और दोनों पक्षों को आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई प्रकार से ये निर्णय किए गए और दोनों पक्षों के बीच में 3 प्रमुख रूप से ये समझौते हुए और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर क्यों किए गए, तो इसका कारण यही था कि वह सब युद्ध से बचना चाहते थे। इस कारण समय रहते अमेरिका, सोवियत संघ, रूस ने कुछ ऐसे कह सकते हैं परमाणुविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में एक दूसरे को सहयोग देने का फैसला किया गया, ठीक है। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है। यानी हम यदि कुछ परमाणु अप्रसार संधि, यदि परमाणुओं को नहीं बढ़ाएंगे, उन पर नियंत्रण करेंगे, हथियारों अस्त्र नियंत्रण कह सकते हैं, ऐसा यदि करेंगे तो हथियारों की जो होड़ लगाई जा रही है उस पर कहीं कहीं कमी आएगी और उसमें स्थायी संतुलन भी लाया जा सकेगा। ये कहना सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी जो परीक्षण के साधन है उनको सीमित कर दिया जाए तो इसके कारण से और एक रूपता आएगी और जहाँ तक हो सकता है उसका संतुलन भी बनाया जा सकता है। नहीं तो फिर वो दोनों ही शक्तियां अपने अपने हिसाब से परमाणु हथियारों को बढ़ावा दे रही है और उसमें स्थायी संतुलन का भी प्रयास किया जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि 1960 के दशक के उत्तरार्ध में और दोनों पक्षों के अंदर ये संधियां होती है, जिसको ये 3 प्रकार की संधि है: सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि
और तीसरी है वो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM इसके नाम से जानते हैं। इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए समय समय पर आपस में वार्ता भी प्रारंभ की और वार्ता के माध्यम से भी उन्होंने परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए और परीक्षणों को सीमित करने के लिए प्रयास किए गए, हथियारों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। ऐसे ही समय समय पर संध्या करके उन्होंने और विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने का प्रयास किया। अभी जो मैंने सारा बोलकर बताया उसी के ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप अपनी नोटबुक में लिखें और उसको याद करें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें